अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ ये जंग है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है। आबनाए हुर्मस को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जिसे कहा जाता है, बड़े ज़्यादा मामलात बन गए हैं। ख़ास तौर पे एक खदशा फैल रहा है, शायद ये जो जंग है ये फ़िज़ाई से ज़्यादा ज़मीनी जंग में तब्दील हो जाए। क्या हक़ाइक़ यही हैं या इससे बरअक्स है? दूसरी तरफ अजीब सी सिचुएशन है। अमेरिका ये कह रहा है कि जी अरबों से अब जंग के पैसे मांगेंगे। ये क्यों और कैसे? जंग अरबों ने छेड़ी थी, आपने छेड़ी थी। दूसरा, क्या वजह है कि अरब खामोश हैं इस तरह के बयानात पर? कह रहे हैं जी रिजीम चेंज हो चुकी है, नई ईरानी क़यादत से बड़े अच्छे ताल्लुकात पे, मामलात पे बातचीत हो रही है। समझ नहीं आती डोनाल्ड ट्रंप की कि वो क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। और अब तो उनका एतबार खुद उनके अपने मुल्क के लोगों को नहीं रहा, जो बड़ी तादाद में बाहर निकले, उनके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले बैठी है। और आबनाए हुर्मस की बंदिश से पहले लगता यूँ था शायद ये खित्ता मुतासिर होगा, लेकिन इस जंग के असरात दुनिया के आखिरी कोने तक जा रहे हैं। इकॉनमी को लेकर चीखें दुनिया के आखिरी कोने से सुनाई दे रही हैं। तो मामलात इतने सहल और आसान है नहीं जितना अमेरिका समझकर स्टार्ट कर बैठा था इस जंग को, इसराइल की ईमा पर या उसकी शरारत पे या उसके शर पे। अब ईरान की जंग में जब इन्होंने नेटो की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो उन्होंने हाथ खींच लिए। बरतानिया ये कहता है जी कि ईरान के खिलाफ ज़मीनी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी नेटो ममालिक भी खामोश हैं। उसकी शायद बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। ग्रीनलैंड का मामला हो सकता है, यूक्रेन वॉर के अंदर अमेरिका के रोल को लेकर हो सकता है। बहरहाल लेकिन एक चीज़ है कि यूरोपीय यानी मगरबी दुनिया इससे थोड़ा सा किनारा हुई हुई है। वो चीज़ों को बड़ा बागौर देख रहे हैं। पाकिस्तान का रोल आपके सामने है। तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज सारी पाकिस्तान को अपना रिप्रेजेंटेटिव भी सारी सिचुएशन में मान रही हैं। ईरान को भी काबिल कबूल है पाकिस्तान, अमेरिका को भी है। लेकिन ये जंग रुकवाने के लिए ठोस कदम यानी सीज़ फायर का पहला कदम अमेरिका को ही उठाना होगा और इसराइल को बाज रखना होगा। अमेरिका ने कहा कि हम उनके किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे, हम उनके किसी भी ऐसी तनसीब पे हमला नहीं करेंगे जो पावर जनरेशन का बायस बनती है। लेकिन वो सब कुछ करता चला जा रहा है इसराइल। और आप जंग देखें हो क्या रही है, स्कूल्स को तबाह करना, यूनिवर्सिटीज़ पे हमले करना, ये वाहिद जंग है। जंग अजीम में भी ऐसा नहीं होता था, स्कूल हॉस्पिटल्स को बख्श दिया जाता था। ये तो इसका कोई असूल ही नहीं है। और जो कुछ शायद इन्होंने समझा कि इन्होंने कर लिया है मादुरो को उठाकर वेनेजुएला में, तो शायद यहाँ भी ऐसा होगा, रिजीम चेंज कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो तैयारी है वो शायद जानता है, ईरान पहले से जानता था, अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट ही की, उनके हथियारों से वाकिफ़ था, अपने हथियारों अपनी ताकत से वाकिफ़ था। पहली झड़पों के बाद ये जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ, ईरान बहुत बेहतर तरीके से दूसरी बार सामने आया और इस हद तक डट गया कि आज अमेरिका घुटनों पर आने पर मजबूर भी है। जो लग रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि अमेरिका चाहता है कि आबनाए हुर्मस खुलवाए बगैर ही जंग को रोक दिया जाए? एक अमेरिकी थिंक टैंक या बड़े अखबार ने यह दावा किया है। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर भी हैं, माहिर आलमी उमूर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर माहिर आलमी उमूर है, एहतसामुल हक माहिर आलमी उमूर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का। नगमाना साहिबा, ये जो एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी अब किसी से पैसे मांगते हैं। पहले गज़ा तबाह किया तो उन्होंने कहा कि अरबों से पैसे ले लेते हैं, दुनिया से ले लेते हैं। अब ये तबाही कर दी तो कह रहे हैं अरबों से पैसे ले लेंगे। ये अरब वर्ल्ड से पैसे ले तो लेंगे, लेकिन जो कुछ अभी पिछले दिनों इनका बयान MBS के लिए था, मोहम्मद बिन सलमान के लिए, वहाँ से बड़ी खामोशी रही। अभी भी बड़ी खामोशी है। और अच्छी चीज़ ये है कि सऊदी अरब इस जंग से बहुत पीछे है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये मामला किसी तौर पर, ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको? ये ऊँट कभी ना कभी तो बैठेगा और किस करवट बैठता है ये भी अभी बहुत क़ब्ल वक़्त है कहना। लेकिन जो इस वक़्त इंडिकेशंस हैं वो सॉरी टू यूज़ नॉन डिप्लोमैटिक लैंग्वेज, बट मुझे तो ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बौखलाए हुए थे और अब वो मज़ीद बौखला गए हैं। और ये बात सिर्फ़ हम लोग नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया अब ये कह रही है और अमेरिका से भी अब ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि उनको एक ही बाज़ औक़ात वो जुमले में 10 डिफरेंट बातें कह जाते हैं।
3 मिनट की अगर उनकी इंटरवेंशन देखें तो वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई होती। तो इससे तो ये नज़र आता है कि उनको भी इस बात का बहुत एहसास शायद हो चुका है कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और ईरान को छेड़ना जो है वो ऐसे ही है जैसे आप हॉर्नेट्स नेस्ट में हाथ डाल दें, तो उसके बाद फिर आप नहीं डिसाइड करते कि आपके साथ क्या होगा, वो फिर बीज़ डिसाइड करती हैं कि वो आपके साथ क्या करें। तो इस वक़्त तो मुझे लग रहा है यही है कि ऑल्दो ईरान का बड़ा वीक हैंड था, लेकिन उन्होंने बहुत उसको सँभल के और बहुत अच्छे तरीके से खेला है और इस वक़्त सारे कार्ड्स जो हैं वो ईरान के हाथ में हैं। क्योंकि पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ ये कि पूरा अमेरिका को यूनाइट कर दिया अपने खिलाफ, बल्कि उन्होंने पूरे जो अपने एलाइज थे उनको भी ऐसे लगता है कि अपने खिलाफ यूनाइट कर दिया है, क्योंकि इस वक्त आप चाहे पैसिफिक में नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया से लेके और कनाडा तक आप जितने उनके एलाइज थे वो इस जंग से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है और वो बिल्कुल किसी हालत में इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने को नजर नहीं आते। जहां तक आपने बात की कि अब वो कह रहे हैं कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हरमूज को खुलवाए बगैर भी अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, तो ये भी मुझे लगता है इस बात का की एडमिशन है कि ये उनके लिए अकेले खुलवाना बहुत मुश्किल है। बल्कि यहाँ मैंने अभी पढ़ा कहीं कि उन्होंने ये भी उनकी थिंकिंग है कि अब वो यूरोपियंस और अपनी गल्फ स्टेट्स को कहेंगे कि वो आए और वो गल्फ गल्फ ये क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज को खोलने में अपना किरदार अदा करें, जिससे उन्होंने ऑलरेडी पहले भी इनकार कर चुके हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स के उनके वहां लोग जाएं और फिर वो मारे जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ईरान के कंट्रोल में है और उन्होंने उसको बहुत अच्छी और तरह डेफिनेट है सिक्योर नगमाना किया साहिबा हुआ कि है। शुरू जिसने जी। की थी जंग आबनाए हरमोज को बंद जिसने करवाया था काम उसका है और जाहिर है कि जी, और वो लोग यही कह रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें इज़राइल ने और अमेरिका ने जब गज़ा का जो हाल किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ ऐसे डेवलपमेंट होगी और ये होगा और वो होगा और पैसे जो है वो अरब कंट्रीज देंगे, भाई क्यों? और अभी भी ये जो है स्टार्ट की है जंग तो ये गल्फ और मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने तो नहीं की और अब उन्हें ये एहसास भी होता जा रहा है कि जी अमेरिका तो बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा, वो बल्कि हम सबका जो एक कॉमन दुश्मन है इज़राइल उसके साथ खड़ा है बिल्कुल सही और बात है। उसको अच्छा मैं इस पे थोड़ी सी फैसिलिटेट और कर भी रहा है, आपसे मैम तो नगमाना पैसे बात वो कर क्यों देंगे? सही बात है। अब क्या हाँ। कहते हैं एहतसाम साहब आप चाइनीज मीडिया क्या कह रहा है क्या लिख रहा है क्या देख रहा है चाइना में क्या सोचा जा रहा है इस सारी सिचुएशन को लेके बड़ा अहम किरदार है चाइना का। जी बिल्कुल देखें ये कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ तो फौरी तौर पर मजम्मती बयान जो खामनेई साहब की शहादत के हवाले से था वो तो आया, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि आम तौर पर चीन बहुत सारे मामलात पर फौरी रिएक्ट नहीं करता, हम्म। वक्त लेता है, हालात को देख के उसके बाद फॉरेन ऑफिस कोई बयान जारी करता है। मेरे साथ जो दो लोग इस वक्त पैनलिस्ट हैं ये मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। नगमाना साहिबा तो खैर हम सबसे बेहतर जानती है, लेकिन डॉक्टर रिजवान साहब भी काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ रह के गए हुए हैं। हम सब चीनियों के मिजाज को बहुत अच्छा समझते हैं, मेरा ख्याल है ये सीनियर लोग तो बहुत ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में चीन ने बहुत जल्दी इंटरवीन किया और इस तरह से नहीं कि जाहिर है उसका ये किरदार तो नहीं हो सकता था कि वो जंग में शामिल हो, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी सिफारतकारी से तमाम जितने भी फरीक थे उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि आपने इसमें शामिल नहीं होना। अब तक मेरा ख्याल है दसियों बार टेलीफोनिक राब्ते पिछले एक माह में हो चुके हैं वजीर खारजा वांग यी के मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के वज़रा से, सरबराहान से, पाकिस्तान के सरबराहान से और साथ ही चीन का एक खुसूसी एलची जो है ज़ायडॉन, जो कि मशरिक़ वस्ता के उमूर के एलची हैं, उन्होंने भी एक बड़ा डिटेल्ड दौरा किया
और वापस आकर उन्होंने भी जो गुजारिशात यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में भी दी और जाहिर है कि हुकूमत को जो भी जमा करवाया उससे ये बयान सामने जरूर आया बार बार कि इस जंग को बढ़ने नहीं देना। और चीन बार बार ये बात कर रहा है कि अगर ये जंग बढ़ जाती है, अगर इसका दायरा कार बढ़ जाता है तो फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और एक नॉर्मल फिनोमिना भी ये है कि जितना ज्यादा जंग तवील होती जाती है अरसलान, उसके बाद दोनों जो फरीक होते हैं जंग के, उनको किसी एक पॉइंट पर लाना या बैक उनको अपने मुतालबात से पीछे लेकर जाना ये बहुत मुश्किल होता जाता है, क्योंकि बहुत कुछ इन्वेस्ट हो चुका होता है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि अच्छी मूव चीन की अब तक ये रही है। और आज का जो बयान है वजारत खारजा का, उसमें ये बबांगे दौहल कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर खित्ते के अमन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत हौसला अफजा सूरत हाल हमें नजर आ रही है। डॉक्टर रिजवान साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमने एक टॉक्स होल्ड की पाकिस्तान के अंदर हुई। इस्लामाबाद ने मिस्र को भी वेलकम कहा, इस्लामाबाद ने तुर्किया को भी कहा, सऊदी अरब को भी कहा। ये बड़ी मूव है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, लेकिन दो जो ऐसे फरीक हैं जो एक तरफ तो नॉर्मलाइजेशन से पहले जब टेबल पे बैठने लगे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो तीसरे फरीक पर बगैर किसी वजह के हमला कर दिया गया और शायद वो चाहते भी जंगी थे। इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखें तो क्या पीस टॉक्स इस अंडर दीज सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, और क्या बईद है इनसे कि ये दोबारा उस पीस टॉक्स को सबोटाज ना कर दें? असलान साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने का, और मेरी बहुत सारी मुअद्दबाना ग्रीटिंग्स टू बोथ ऑफ द पैनलिस्ट, एम्बेसडर नगमाना साहब और एहतसाम साहब। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। देखें, जो निगोशिएशंस होते हैं उसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। वो तरीक़ाकार ये होता है कि अगर देखें, पाकिस्तान ने तो बड़ी दरिया दिली के साथ बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, टर्किया को बुला लिया, मिस्र को बुला लिया, सऊदीया को बुला लिया, लेकिन इसमें पार्टीज़ में जो मिसिंग थी वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन मिसिंग थी। उसके बाद अगर ईरानियन को देखें, ईरानियन रिप्रेजेंटेशन मिसिंग थी। आप निगोशिएशन तब सीरियस देख कर सकते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ का होना, मौजूद होना लाजमी है। लेकिन अगर ये भी देखें कि अगर सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान, मिस्र मिलकर भी कोशिश कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि क्या लाहे अमल बनाया जाए। ये एक ओपनिंग है। एहतसाम साहब ने बड़ी अच्छी बात की। एक वो जो ये है, देखें, वांग ई जो हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर को एक पैगाम भेजा, और वो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। उसमें कहा गया कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक, यानी कि ईरान ने कहा था इनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ उनकी भी एक असूल था ना कि ये बातचीत करते हैं तो उसमें से बैकआउट होकर अटैक कर देते हैं कि इन पर ट्रस्ट कैसे किया जाए। तो लिहाजा ये है कि ये जो निगोशिएशंस चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ जो चंद एक चीज़ें नहीं आ रही, जिसमें मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा चंद हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी। अब चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, उनके माइंड में क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है, हमें वो चीज़ें देखनी है। ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि अभी तक अटैक्स चल रहे हैं, इसराइली अमेरिकी अटैक चल रहे हैं। आप ये देखें, अभी डॉक्टर एम्बेसडर नगमाना साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की। देखें, ये जो अटैक्स हैं वो अटैक्स हो रहे हैं ऑन, दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर आप देखें, जर्मनी, नाजी जर्मनी की बात करो, 1946 में न्यूरमबर्ग ट्रायल बनाया गया था, जिसका मकसद था क्राइम्स, वॉर क्रिमिनल्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वालों को उसके अंदर ला के उनको सजाएं देंगी। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। अभी तक 300 हेल्थ सेंटर अटैक किए गए हैं, इसमें 700 स्कूल डैमेज किए गए हैं, यूनिवर्सिटियां तबाह की गई हैं, उसके अलावा सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है। आप गिनते जाएं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स डन बाय इजराइल। मैं ये समझता हूँ, और यूनाइटेड स्टेट्स इज सपोर्टिंग दैट। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो फंस गए हैं, फंस इस तरह से गए, दुनिया की फाइनेस्ट मिलिट्री, प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम्स, लेकिन वो फाइनेस्ट मिलिट्री अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकी, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं, वो भी अच्छा, मैं इस पे आपसे बात करता हूँ। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं, इस पे भी बात करते हैं। अचीवमेंट्स, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या वो भी कोई क्लियर थे, या जो इसराइल ने कहा वो मान लिया? क्योंकि इस जंग में हमने देखा कि अमेरिका के अपने अंदर से आवाज़ें उठी, उनके अपने फौजी कहना शुरू हो गए कि मैंने ओथ इसराइल के लिए नहीं लिया था, मैंने अमेरिका के लिए लिया था। अमेरिका की सॉवरेनिटी पे बात होगी तो मैं हम अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा जंग है, हम क्यों करेंगे किसी के लिए? फिर एक नहीं कई आवाज़ें उठी, और उनके कई टॉप लोग जो डेजिग्नेटेड थे बड़ी सिक्योरिटी के हसास इदारों पर, उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिए, उन्होंने बात करना शुरू कर दी। तो चीज़ें
बहुत मुख्तलिफ से में है। हम ज़रा इस पर भी बात करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ पर भी बात करते हैं। ज़मीनी जंग होती है तो क्या होगा, रोल इन 3 की प्लेयर्स का पाकिस्तान अदा कर रहा है, रशिया चाइना का क्या रोल है? वापस आते हैं, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नगमाना साहिबा, की प्लेयर्स हैं इस पूरे खित्ते के जो नज़र आ रहे हैं, एक तो साइडलाइन हुआ है जो अपने आप को की प्लेयर बनाने की कोशिश करे, तो जितना साइडलाइन हो रहा है उतना ख़तरनाक है क्योंकि वो साजिशें करता है भारत, तो बहरहाल हमें उस पर भी ज़रा नज़र रखनी है। लेकिन रशिया चाइना का क्या रोल हो सकता है, क्या हकीकी तौर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, कि ज़मीनी जंग लड़ी जा सकती है ईरान के साथ? देखिए, आपने 2-3 बहुत अहम सवाल एक ही सवाल में किए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत मुख्तसरन तीनों का आपको जवाब दे दूँ। पहली बात तो ये जवाब देने से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ी-सी डिप्लोमेसी में वर्ड्स की बड़ी अहमियत होती है। ये इस वक़्त जो पाकिस्तान कर रहा है, ये मीडिएशन है, फैसिलिटेशन है। ये जो नेगोशिएशंस हैं वो तो शुरू नहीं हुई। ये उससे पहले का मरहला है कि इन दोनों को टेबल पे लाया जाए और मुज़ाकरात की मेज़ तक ये पहुँचे, फिर चाहे बिला वास्ता हो या बिल वास्ता हो, वो एक अलग बात है। तो आई थिंक हमें इसको अभी नेगोशिएशन नहीं कहना चाहिए, फैसिलिटेशन और मीडिएशन कहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक ये है कि अगर ज़मीनी जंग हो तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी नाक़िस राय में और जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे समझ आता है, वो हिस्टोरिकली भी उसके वो कन्फर्म करती है बात कि ईरान जो है वो वेनेज़ुएला तो है नहीं, ना वो कोई और छोटी फ्लैट सी सा मुल्क है जहाँ आप जाएँगे और आराम से लड़ेंगे और वो चीज़ें-वीज़ें उठा के और वापस आ जाएँगे। देखें, ईरान 3 तरफ से माउंटेनियस है। ईरान 20-25 साल से इस लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है और वो बहुत रेज़िलिएंट कौम है। देखिए, 3 साढ़े 3 हज़ार साल से ये लिविंग सिविलाइज़ेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिविलाइज़ेशन है। और जैसे चीन के बारे में चीन कहता है कि जी हम 5000 साल से चीन है और 5000 साल आगे भी रहेंगे। अमेरिका तो न था और अमेरिका के बगैर भी हम 5000 साल रह सकते हैं। तो देखिए, ईरान का भी इसी तरह की सिचुएशन है, बहुत रेज़िलिएंट कौम है, बहुत उनमें ईरानियत जो है, पर्शियन जो उनका वो है, ईथोस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस तरह इतनी आसानी से उनको शिकस्त देना बिल्कुल मुमकिन नहीं है और ज़मीनी फ़ौज अगर वो भेजेंगे तो वो हॉर्नेट्स नेस्ट में जाने वाली बात है। वहाँ से फिर बेतहाशा बॉडी बैग्स निकलेंगे। मेरा तो ख़्याल है कि वो जो सोच रहे हैं कि हम एयर ड्रॉप करेंगे ट्रूप्स को, एम्फिबियन लैंडिंग तो वहाँ आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने सारा माइन किया हुआ है कि वो जज़ीरा पे काबू कर लेंगे, तो वो भी आई डोंट थिंक कि मुमकिन है। और वो जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जी हम क्रिसमस ट्री पे कोई प्रेजेंट लटका हुआ है, वो हम जाएंगे और उठा के ले आएंगे। यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, उसको ईरान से निकालने का इतना आसान तरीका नहीं है। सही सो बात। दे विल बी लीडिंग ईरान इनटू अ वेरी अमेरिका इनटू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनके साथ उनके कोई एलाइज इस वॉर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। जहाँ तक चीन और रूस का सवाल है, तो रूस ने तो ऑलरेडी देखें बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजे हैं कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आए तो ईरान में, तो वो फिर खामोश नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक भी कुछ उनके जरीदों ने लिखा है कि फिर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आए और ज्यादा बड़ी ये जंग हुई, तो फिर ये अमेरिका का यूक्रेन बना देंगे हम इस इलाके को। सही इसी है। तरह चाइना को देखें, चाइना तो कभी ब्रवाडो नहीं करता, लेकिन जैसे मेरे कॉलीग ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत जल्द और बहुत भरपूर किस्म की कोशिशें वो पीछे कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि वो सारे लोग जो अमेरिका को अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते थे, आई मीन द गल्फ एंड द अरब स्टेट्स, वो अब इन एट द एंड ऑफ द डे, जो अगर ये मीडिएशन और फैसिलिटेशन नेगोशिएशंस में जाती है और कोई एग्रीमेंट होता है,
तो वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका इसकी गारंटी दे, वो चाहते हैं कि चीन इसकी गारंटी दे। मैम वो नगमाना साहिबा, बहुत ये जो बड़ा चैप्टर है एक ना, सेटबैक इस होना पर मैं आपके चाहिए साथ एक अलग अमेरिका से के शो लिए। करना चाहूँगा और ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप लोगों की इस पे एक्सपर्टीज़ हैं, पूरी दुनिया में आपने सर्व किया पाकिस्तान। ये जो है ना कि अब गल्फ सिचुएशन इससे अलग कैसे हो जाए, क्या वो अमेरिका पर एतबार कर लेंगे कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी देगा, या फिर कोई नया कैरेक्टर सामने आएगा जिसका जिक्र भी हो रहा है, शायद पाकिस्तान को लेकर बात हो रही है। और खैर हम इस पे आगे मैं आपके साथ एक अलग से इस पे डिस्कशन करूंगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इन चीज़ों को। डॉक्टर रिजवान साहब, आपका इस पे व्यू, चाइना रशिया का रोल, प्रेजेंटली जो रोल है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बारीक लाइन पे कर रहे हैं। नगमाना साहिबा ने बड़ा अच्छा इसको कह भी दिया कि बड़ी बारीक लाइन है जिस पर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं सारी सिचुएशन, हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया के पास ऑप्शन ही हम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक अच्छी चीज़, और हम पॉजिटिव रोल प्ले करें। बट रशिया और चाइना कहाँ देख रहे हैं? देखिए, चाइना और रशिया का रोल है बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इन अ वे है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से डी एस्केलेशन हो और अमन आ जाए, क्योंकि अमन आ जाएगा तो चाइनीज़ की फ़िलासफ़ी ये है कि अमन में तमाम नेशंस थ्राइव करती हैं, जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ उनकी सारी फ़िलासफ़ी, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक एट्सेट्रा, देखें वो कहते हैं ये अमन की चीज़ें हैं। और मैं ये समझता हूँ इस टाइम जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, वो ईरान को भी कहा जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी इत्तेसाम साहब ने जिक्र किया कि सराहा गया पाकिस्तान की तमाम सफारती कोशिशें, जिसमें टर्किया, मिस्र, सऊदी अरेबिया या दीगर पार्टीज शामिल हैं, उनको सराहा गया और इनकरेज किया गया, जिसमें और ईरान को भी ये बताया गया कि हाँ, मुज़ाकरात हमेशा अच्छी राह होते हैं। अभी उसमें आ जाता है रूस का रोल, जिसके ऊपर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि जो रशिया रोल प्ले कर रहा है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको रियल टाइम डेटा में और उनको इसमें स्ट्रेटिजिकली सपोर्ट मिल रही है, चूँकि वो स्ट्रेटिजिक पार्टनर हैं। लेकिन वंस अगेन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नेगेटिव नहीं हैं। हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चीज़ें बेहतर होती हैं। एक साइड पे अगर इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है खुल्लम खुल्ला, दूसरी साइड पे अगर रशिया उनको बीइंग पार्टनर सपोर्ट भी कर रहा है, सफारती सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव चीज़ है। इसे ऐसा नहीं हो सकता कि माइट इज राइट चलेगा फिर पूरी दुनिया में। आपने बड़ी जैसे अच्छी बात कही, इसमें एक आपने जो कहा, मैं ज़रा इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ। इत्साम, अभी दो चीज़ों का जिक्र हुआ, एक चीज़ बड़ी सिंपल है, देखें इस रीजन के दो बड़े खिलाड़ी हैं, चाइना और रशिया। आप इस रीजन में आके जंग छेड़ते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो बैठ के देखें कि आप जंग का खात्मा करें? उनकी पावर को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसके होने, उसकी एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। कोई जाके लातीनी अमेरिका के ममालिक फ़र्ज़ करें कहीं भी हमला कर देता है, तो क्या अमेरिका बैठा रहेगा इस सारी चीज़ में? वो अपनी एग्जिस्टेंस को चैलेंज होने देगा? ऐसे ही यहाँ पर। लेकिन रोल ऑफ रशिया और चाइना प्रेजेंटली क्या है? बड़ा खुलकर कहा है, और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अगर सीक्वेंस को मिलाने की कोशिश करें ना, जो हो चुका, जो व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप की कॉल थी, उसके बाद से आप देखेंगे कि वो शिद्दत रवैयों में नहीं रही। तो कुछ सिग्नल्स तो ऐसे मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद उनको ये समझ आया कि ये गेम जो है थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। एक तो जाहिर है कि रिस्पांस तो ईरान ने जो दिया वो दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको भी तो कैलकुलेट करना है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। दूसरा ये है कि चाइना का जो रोल इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत खुला ओपनली नहीं है, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम सब आहिस्ता आहिस्ता समझने की। और अब तो जब एक दिन आप मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं, ट्वीट जो है वो रीट्वीट होता है, और अगले दिन इसहाक डार साहब जब यहाँ इस सरजमीन पर उतरते हैं, तो एक तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है ना कि चाइना इज नॉट आउट ऑफ गेम। तो दो बातें तो ये हो गई। तीसरा ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड से पहले पहले ट्रंप को बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, और वो अभी भी सोच रहे हैं, इसलिए वो बार बार धमकी आमेज लहजे में तो कह रहे हैं कि 6 तारीख से पहले मुझे मुआहिदा चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खुद बहुत ज्यादा सोचेंगे इस पर आने से पहले। जो इंपॉर्टेंट चीज है अरसलान, अब वो ये है कि यूरोपियंस ने अपने आप को अलहदा कर लिया, ये खित्ता ऑलरेडी अलहदा था। इंडिया, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत वो कैलकुलेटेड अपने आप को लेकर आएंगे। जापान के हालात भी अब अच्छे नहीं है अमेरिका के साथ इस वक्त मामलात में, और जो दौरा हुआ उसमें भी डिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। एक वाहिद खित्ता रह गया है अरब कंट्रीज का, और वो फाइनेंशियल जो उनके बेनिफिट्स हैं। अगर वहां से भी अमेरिका को अब मायूसी होती है और वहां से कोई क्लियर कट मैसेज आ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इसराइल और अमेरिका की अज़ाइम है
ये मजीद प्रोलॉन्ग करेंगे, इनको मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि अब तक वो बड़ी आसानी से अपनी चीजों को करते आए। यहां अपनी बात खत्म करते हुए मैं दोनों पैनलिस्ट से और आपके थ्रू ये सवाल उठाना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल अब यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है कि हम मीडिएशन की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेशन या आगे चलकर नेगोशिएशन की बात हो रही है, लेकिन हम जिनसे बात कर रहे हैं वो इस जंग को छेड़ने वाले नहीं थे। छेड़ने वाले जो हैं वो तो साइड में बैठे हैं। तो क्या अमेरिका तमाम मवाद सामने आने के बाद, यानी ईरान की तरफ से, चाइना की तरफ से गारंटी, पाकिस्तान का उसमें किरदार, सब कुछ होने के बाद अमेरिका अकेला मान सकता है? क्या वो पोजीशन उसकी है, या उसमें भी उसको किसी तरह की ब्लैकमेलिंग या किसी तरह की शिद्दत पसंदी या का जो किसी पहले तरह सामने की रहा वो एप्स्टीन इसराइल की तरफ फाइल्स से या रहेगा? कुछ और भी? ऐसी सूरत में सही है। इसराइल क्या रोल अदा कर सकता है? फिर इस मीडिएशन का और इस नेगोशिएशन का एंड क्या होगा? ये एक सवाल है। ये सवाल और वाकई में ये हम सबके लिए है और बड़ा मुश्किल सवाल है जी। ये तो आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी बहुत सारे लोगों को। नगमाना हाशमी साहब, थैंक यू सो मच आपका। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इत्सामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। नादरा तरमीमी बिल 2026 सेनेट में कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अहम तब्दीलियां मुतारिफ करवाने, क्या अहम तब्दीलियां, ये अतीकुर रसूल साहब से जानेंगे एक ब्रेक के। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी। नादरा तरमीमी बिल 2026 क्या है ये? मशकूक अफराद, मफरूर मुल्जिमान, उनके कार्ड्स को ब्लॉक किया जाएगा, उसकी भी मंजूरी दे दी है। शनाख्ती कार्ड इब्तदाई तौर पर 60 रोज के लिए ब्लॉक होगा। क्या चीज़ है ये? फिर बुजुर्ग शहरियों को 1978 से पहले का रिहायशी सबूत देना था, उससे भी इस्तिस्ना मिल गया। अच्छा, और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। हम ज़रा बैंकिंग सफरी सहूलियात, ये सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। और फिर शहरी के पास क्या इख्तियार होगा, मौक़िफ़ दे सके या ना दे। फिर वो लोग जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने कार्ड्स बनवा लिए थे, उसका क्या बनेगा, उस पर हम क्या मामला देख रहे हैं। तो अतीकुर रसूल साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अतीक साहब ज़रा बताएं ना, क्या है ये नादरा तरमीमी बिल 2026? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। ये इम्पॉर्टेंट बिल है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी इस बिल के हवाले से मैं समझता हूँ। आप देखें कि ये जो CNIC है या हम शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये अब आपकी जो है वो इंटरनेशनल शनाख्त भी है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। आपका पासपोर्ट जो है वो इसके साथ बना हुआ है, आपकी सिम इसके नाम पर है, अगर आप अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इसके नाम पर हैं। इसी तरह आपका जो कनेक्शन है इंटरनेशनली, आपके जो बिज़नेस आप कर रहे हैं या मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप डिजिटलाइज होकर आपके CNIC के साथ या शनाख्ती कार्ड के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई फ़र्क है, कोई फ्रॉड है या कोई गलत किसी ने बना दिया, तो ये फिर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। और एक पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप अपने आप को पाकिस्तान का सिटीज़न जो है वो डिक्लेयर करते हैं और पाकिस्तान का नाम और इसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप किसी मनफी या गैर कानूनी सरगर्मी में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली वो असर जो है वो पाकिस्तान पर आएगा, पाकिस्तान के नाम के साथ आएगा। तो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये था और इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करने के बाद इस बिल को जो है वो पास किया गया है। अच्छा, ये जो मफरूर मुल्जिमान हैं, मशकूक अफराद हैं, इनके हवाले से क्या कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और क्या 60 रोज़ होंगे या ब्लॉक होंगे, क्या मामला है? देखिए, इसमें बड़ी एक अहम चीज़ जो है वो सामने आई है कि आप अगर सिर्फ हम बात करें ऐसे लोगों की कि जो कानून की पकड़ में नहीं आ रहे थे, जो बहुत सारी इलीगल सरगर्मियों में मुलविस थे, जिनके मुकदमात चल रहे थे और अदरवाइज़ भी बहुत सारे उनके मामलात थे, वो कानून की पकड़ में इस तरह से नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए आसान जो है वो ये हल था कि इनके जो आजकल सिम इसके किसी शख्स के नाम पे है, उसका जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं या दीगर जो चीज़ें हैं वो किसी शख्स के नाम पे, तो अगर आप इसको ब्लॉक कर देते तो ये सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। तो उसकी यूँ समझ लें कि लाइफ का साइकिल जो है वो एक किस्म का रुक जाता है। तो उस हवाले से इसको जो है वो नादरा को इख्तियार दिया गया था। पहले ये था कि नादरा को जो है वो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी और बड़ा एक लंबा जो है वो प्रोसेस था। इस दौरान वो तमाम जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस लोग होते थे वो बहुत आगे चले जाते थे और उसका फ़ायदा उठा लेते थे। तो इस चीज़ को जो है वो दूर करने के लिए और नादरा को एम्पावर करने के लिए ये बिल जो है वो पेश किया गया है कि ताकि नादरा को ये इख्तियार दिया जाए कि नादरा खुद से शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर सके। और इसका प्रोसीजर जो है वो ज़ाहिर है राइट टू बी हर्ड या फेयर ट्रायल का जो राइट है वो दिया गया है। अच्छा, ये किस हद तक दुरुस्त है बात, इसी में ज़रा ऐड कीजिएगा, चूँकि मैंने मशकूक अफराद, मफरूर मुल्जिमान, वो जो लोग रिफ्यूजी स्टेटस पर यहाँ होते थे, उन्होंने किसी तरह से कार्ड बनवा लिए पुराने से। नादरा के आने के बाद तो बहुत सख्ती हो गई। अब मैंने जो मेरी इत्तलात थी वो ये थी कि छांटी की जा रही है, चीज़ों को चेक किया जा रहा है। 1978 तक के जो मामलात है उसको देख रहे हैं, उससे पहले वालों को तो मेरा ख्याल है वो जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको तो छोड़ दिया गया है। देखिए, एक चीज़ है वर्ड एब इन इशू।
जो शुरू दिन से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक गलत है, कोई धोखा या फ्रॉड से किसी ने पाकिस्तान की शहरियत का कार्ड अगर हासिल कर लिया है और उसको वो गलत और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी को इस काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक। अब ये होगा कि उसको बुलाया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा और उसको नोटिस ये दिया जाएगा कि आपका जो भी इस तरह की आप जो है वो मनफी सरगर्मी में इन्वॉल्व हैं, आपके कार्ड में ये प्रॉब्लम है, आप उसका जवाब दें। और अगर वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं देता तो नादरा के पास ये इख्तियार है कि वो 60 रोज़ के लिए उसका आईडी कार्ड ब्लॉक करेंगे, उस दौरान अपनी कानूनी जो तमाम कार्रवाई है वो मुकम्मल करेंगे। और अगर ऐसे लोग आ जाते हैं सामने कि जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर धोखे और फ्रॉड से अगर कोई कार्ड बनवा लिया है तो डेफिनेटली वो जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उनकी वापस उनसे कार्ड जो है वो वापस ले दिया जाएगा, उनकी शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। अच्छा, जालसाजी रोकना, इस पर भी बात हो रही थी सेनेट में, तो इसके हवाले से बताएं ये क्या किया जा रहा है इसको रोकथाम के लिए, जो स्कैन, आइरिस स्कैन और ये ज़रा बताएं हमें। देखिए ना, आप अगर इस कार्ड के हवाले से बात करें तो इसके मुख्तलिफ जो है वो पहलू हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोगों ने हमारे ही अनफॉर्चुनेटली यहाँ के कुछ ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनके साथ मिलके कार्ड्स बनवाए, फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हुए। फिर आजकल चूँकि ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन्स का दौर है, फिर उस कार्ड के नंबर पे जो है वो सिम पे, मोबाइल नेटवर्क पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश की और नेटवर्क पूरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी जो है वो इस्टेब्लिश किया। अब वहाँ पर तमाम चीज़ें अगर आप चेन देखें तो वो यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान के नाम के साथ। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक नादरा का जो है वो बेसिकली दीगर इदारों के साथ कनेक्शन जो है अगर आप देखें तो वो जोड़ा गया है। अब तमाम जो भी अशखास हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो एक क्लिक की दूरी पर हैं नादरा के। तो अगर कहीं भी किसी जगह पर कोई इलीगल सरगर्मी जो है वो सामने आती है या उनका कोई ऐसा काम सामने आता है जो पाकिस्तान के मैशत के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के मामलात के खिलाफ है, तो वो फौरी तौर पर जो है वो उसको उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। और जो कोऑर्डिनेशन है इदारों की नादरा के साथ वो इससे मजीद मजबूत हो रही है। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए भी इसमें कुछ सहूलत दी गई है, कुछ चीज़ वाजे की गई, ज़रा वो भी बता दें। देखिए, एक चीज़ आप समझ लें कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, ये पहले नहीं था, अब हो गया है जी क्लियर। अच्छा, देखिए, अच्छी आप बात। चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं। कोई शख्स भी जहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। अब ना उसके लिए परेशानी है, ना पाकिस्तान के या स्टेट के लिए परेशानी है। अच्छा जी, एक तो इश्तिहारी मुल्ज़िमान, हमने पहले मशकूक अफराद की बात कर ली, उनकी बैंकिंग और सफरी सहूलियात से उनको रोका जाएगा। जी जी। इसका क्या प्रोसीजर, से फ़ायदा क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें वो यूज़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे और यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो जाएगी कि जैसे वो भाग जाते थे, कई लोग मुल्क से बाहर भाग जाते थे। देखिए ना, आप ये समझें कि मुल्क से बाहर अब आईडी कार्ड जो है वो, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि ये सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं। और अगर कोई शख्स जो है वो एक तरफ वो गैर कानूनी काम भी करता रहे, दूसरी तरफ वो सिटीजनशिप भी और तमाम राइट्स भी, फंडामेंटल राइट्स भी इंजॉय करता रहे, तो फिर मैं समझता हूँ कि स्टेट के लिए तो प्रॉब्लम बनता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। और ये सिलसिला अगर नेटवर्क की पूरी शक्ल में अगर देखें, जो नेटवर्क की तरह काम करते हैं, तो वो पूरा जो है वो नुकसान ना सिर्फ सोसाइटी को बल्कि स्टेट को भी है। तो अब इस तरह से उसकी ट्रैवलिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, बैंकिंग जो अब चूँकि ऑनलाइन सारी चल रही है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, पासपोर्ट जो है वो उसका ब्लॉक हो जाएगा, वो कोई नई चीज़ जो है वो नहीं कर पाएगा, चूँकि हर जगह पर आपका थंब इम्प्रेशन जो है ज़रूरत है। इवन अब कोर्ट्स के अंदर भी, पंजाब में भी जो है वो ये सिलसिला शुरू कर दिया गया कि आपको अगर इवन आपने बेल बिफोर अरेस्ट मूव करनी है तो आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो अपने लगाना है। आप किसी भी सिलसिले में आप केस करने के लिए जाते हैं तो आपकी जो है वो ये बेसिक सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट कर दी जाए, ताकि इस तरह के जो आप ये देखें नुकसान किसको है, जो साफ शफाफ शहरी है, कानूनी तौर पर जो है वह तमाम तकाजे पूरे करने वाला, अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने वाला शहरी, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उसके लिए बनेगा जो कहीं ना कहीं इलीगल और गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है। तो उसके लिए जो है वो हर जगह पर, हर समझ में, हर कदम पे जो है वो उसके लिए अब ये प्रॉब्लम जो है CNIC के ज़रिए जो है वो बनाया जाएगा। और इसमें नादरा को पहले ये प्रॉब्लम होता था कि वो एक पूरे चेन प्रोसेस से गुजर के जाते थे ये ऑर्डर लेने के लिए, तो इस दौरान जो है वो टाइम लैप्स हो जाता था, बहुत सारा नुकसान हो जाता था। अब डायरेक्ट उनके पास ये इख्तियार आ जाएगा तो उससे जो है वो ज़ाहिर है शो कॉज करेंगे और जो शख्स आएगा सेटिस्फाई कर देगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको फिर जो है वो ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक। सही बात है। अच्छा, ये बताएं, अभी मैं ज़रा इसमें एक दो चीज़ें और भी ऐड करनी है, लेकिन इस सारे तरमीमी बिल का मकसद आपकी नज़र में बतौर कानूनदान अगर मैं पूछूं, आपकी नज़र में कैसा है और क्या है? और दूसरा ये कि ये जो इलीगल कार्रवाइयों में मुलव्वस या मुजरिमान या मफरूर इश्तिहारी, इनसे क्या, इनकी सख्ती आ गई है, ये अब बच नहीं पाएंगे क्या, हम ये समझें? और दूसरा ये है कि
जो आम शहरी जितनी मुश्किलात फेस करता है किसी मुख्तलिफ हवालों से, कभी ड्यूल उसका कार्ड बन जाता था, कभी कुछ, वो बेचारा परेशान हो जाता। तो ये चीज़ें भी अब सेंट्रलाइज हो गई हैं सारा सिस्टम। देखिए अगर तो सिस्टमेटिक चीज़ें चलें और तमाम सहूलियात मुयस्सर हों तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके दो पहलू हैं। आप देखें किसी शख्स ने पाकिस्तान का जो है वो CNIC हासिल किया, उसी पे पासपोर्ट लिया और वो बैरून मुल्क चला गया और वहाँ पर वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस होता है जो पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ है। तो ऐसी सूरत में हम किसी को इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि इस तरह के लोगों को जो है वो पकड़ने में आसानी होगी और उस तरह से मज़ीद चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बेहतर होगा। बाकी जहाँ तक आम शहरी का मामला है, देखें अगर तो सहूलियात जो है वो बेहतर तरीके से डोर स्टेप पे और आसान तरीके से मुहैया कर दी जाए तो किसी को कोई, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। और अगर नादरा किसी को बुलाता है, ज़ाहिर डेफिनेटली उन्होंने शो कॉज देना है कि जी आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ID कार्ड जो है वो हम क्यों ना ब्लॉक करें, आप इस तरह की इलीगल सरगर्मियों में मुलविस हैं। और उनको बाकायदा जो है वो उनको सुना जाए और उनको पूरा मौका दिया जाए अपना मौक़िफ़ पेश करने का, और मेरिट पे जो है वो कानून के मुताबिक अगर फैसला किया जाए तो ये कोई इसमें मज़ायका भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इसकी सालमियत के लिए, इसके वक़ार के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ज़ायद उम्र के लोग, उनके लिए क्या है इन सारी चीज़ों? बेचारे बार बार जाते हैं, उनके कार्ड एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें जाना पड़ता है, वो अपने कार्ड बनवाते हैं, उनके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम बैंकों में देख रहे हैं अगर किसी ने पेंशन लेनी है तो वो बार बार जाके सबूत भी दे रहा होता है कि मैं ज़िंदा हूँ। चलो वो समझ आता है चीज़ें। कई लोग हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाता, बुज़ुर्ग हो गए, उनके वो फिंगरप्रिंट्स अब नहीं आ पाते, वो बड़ी परेशानी है। इन सारी चीज़ों को भी तो स्ट्रीमलाइन करना। अभी क्या है कि 60 साल की उम्र के लोगों के लिए इसमें कोई फ़ायदा हुआ है उन्हें? देखिए फ़ायदा तो उस वक़्त होगा जब उनको कुछ चीज़ मिलेगी। अभी ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं। मैं कोर्ट्स के अंदर देखता हूँ बहुत सारे 70 साल के लोग हैं, 75 साल के लोग हैं, बीबियाँ हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन बेचारों से जो है वो चलना ही नहीं होता। उनके लिए जो है वो कोर्ट में आना या इवन बैंक्स के अंदर जाना, या जहाँ अभी पेंशन के हवाले से ख़ास तौर पर उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स तो सामने आ रहे हैं। लेकिन अस्सलाम देखें, एक चीज़ बड़ी हमने गौर से देखनी है और समझनी है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो कितने % हैं और इनको दूर करने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अगर स्टेट चाहे तो बहुत सारे खिदमत मराकज़ जो हैं वो अब आपको तहसील और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादा जो है वो अगर इस्टेब्लिश कर दिए जाएँ और उसमें सीनियर सिटीज़न्स को खुसूसी तौर पर जो है इनको अगर प्रोटोकॉल इनका जो है इस तरह से रख दिया जाए कि उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनके लिए इवन यूनियन काउंसिल और फिर जहाँ विलेजेस में है या जो उनके वार्ड्स हैं वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि स्टेट का पूरा एक सेटअप और नेटवर्क पूरा मौजूद है, लेकिन वो नेटवर्क जो है वो आपका वर्किंग नहीं है, वो आपको जो है वो आइडल नज़र आता है। अगर वो वर्किंग हो जाए तो पूरा ये सिस्टम बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो सकता है। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी वो जो ज़ायद उम्र के लोग हैं, 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग, उनके लिए ताहयात कार्ड की सहूलत आ जाएगी, एक लोगो भी उन्हें मिल जाएगा, तो इसके हवाले से भी ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। और सीनियर सिटीज़न जो हैं वो बेचारे शनाख्ती कार्ड को लेकर बहुत परेशान रहते थे। वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ है, लास्ट लाइफ, वो कहाँ लाइनों में परेशान हो, उसके धक्के खाएं, तो बेहतर है ये चीज़ भी। और हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये काम हो जाता है इस तरह के जी सीनियर सिटीजन जो अभी बताया जा रहा है कि इस तरमीमी एक्ट के तहत, यकीन करें बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को भी सुकून होगा, जो पूरी दुनिया में सहूलत है। 1978 से पहले के जो रिहायशियों ने सबूत देना था उससे भी इस्तिस्ना मिल गई, तो ज़रा ये सुकून है। और क्या परेशानी थी वो 78, ज़ाहिर है इतने पुराने रिकॉर्ड कहाँ होते हैं। देखिए ना, आप एक चीज़ ये देख लें कि हर इलाके का और हर जगह पर बसने वाले लोगों का एक पूरा सेटअप है और एक पूरा फैमिली ट्री जो है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बगैर कोई आइडेंटिटी के यहाँ पर घूम रहा है या उसके किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर ये है कि हमारे पास स्टेट के पास जो है वो इनकी बहुत सारे लोगों की बर्थ रजिस्ट्रेशन का सिलसिला मौजूद है। इनके इंदराजात जो हैं वो जो मादी से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बनने से और फिर अब तक जो है वो, बल्कि मैं केस में देख रहा था उसमें 1947 का जो जनवरी का मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट था, उससे पहले के लोगों का भी इवन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बहुत सारे लोगों की जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जिनका अगर इस तरह का कोई सेटअप नहीं है तो उनकी आपको इंदराज जो है वो कहीं पैदाइश का या दीगर जो है वो आपको किसी जगह पर मिल जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि किसी के पास आइडेंटिटी बिल्कुल हो ही नहीं, उनके पास सेटअप पूरा मौजूद है। फिर जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, पूरी एक चेन जो है वो आपको डॉक्यूमेंट की मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना होने का प्रूफ ना दे सके और अपनी सिटीजनशिप का कोई उसके पास सबूत ना हो। होता ज़रूर है, लेकिन ये वही नहीं दे सकता कि जिसके पास कुछ ना हो या किसी ने फ्रॉड या चीटिंग कहीं की भी हो। अच्छा, ये बताएं बिल्कुल लास्टली, ये जो कवानीन बन रहे हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, कानून साजी है, तरमीमी बिल आते हैं, अभी तो चलें, ये तो बड़ी अच्छी आपने चीज़ें बताई हैं कि बेहतर हो जाएगा, चलें जराइम पेशा लोग भी अलग हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, कुछ भाग नहीं सकता, अब कोई कहीं से नहीं भाग सकता।
ये कानून साजी जितनी हो रही है, इसकी रिक्वायरमेंट चलें अब आके हमें समझ आ रही है, पहले नहीं हुई अब हो रही है, चलो अच्छी बात। लेकिन क्या ये कानून साजी, इसकी सारी ट्रांसलेशन हमें आवाम पर होती नज़र आए, कोई फ़ायदा होता भी नज़र आएगा, या अभी तक की कागजी कार्रवाई देखेंगे? देखिए, अभी तक तो हमारी, अगर आप देखें जो कानून साजियाँ जितनी की जा रही हैं, वक्त के साथ साथ हमारी स्टेट को भी जो है वो हर कहते हैं गुजरते दिन के साथ इन्हें समझ आ रही है कि ये कमी थी। नादरा को इस्टेब्लिश हुए भी एक अरसा हो गया है, फिर जो CNIC का जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुए भी बड़ा अरसा हो गया है। लेकिन अब जैसे दौरे हाज़िर जो है वो जितना जदीद हो चुका है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आजकल डिजिटल कनेक्शन का दौर है, आजकल दुनिया जो है वो सिमट कर बिल्कुल आपके मोबाइल और आपके हाथ में आ गई है और तमाम चीज़ें अब जो है वो डिजिटलाइज हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी भी जिस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह स्टेट्स के साथ भी कनेक्टेड है, बल्कि ग्लोबली कनेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में तमाम चीज़ों को अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए जब आपके पास एक इदारा मौजूद है, उस इदारे को आप जो है वो इख्तियारात देते हैं, लेकिन अगर वो इख्तियारात किसी के फंडामेंटल राइट्स पर जो है वो तजावुज़ करते हैं, उस पर जो है वो उसको उनको परमिशन नहीं मिलती काम करने की, तो उनको फिर रेगुलेट करने के लिए आपको कानून की ज़रूरत पड़ती है, ताकि फंडामेंटल राइट्स बहुत किसी के जो है वो भी जो है वो उनको नुकसान ना हो सही, और वो एक भी इदारा भी जो है एक्सरसाइज वो हो अपना जाए, कानून के उसको भी मुताबिक काम कर सके। बहुत शुक्रिया अतीकुर रसूल साहब, थैंक यू सो मच। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।